हेलो, मैं सतीश, जेआरएफ एंड रिसर्च स्कॉलर इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग यूजीसी नेट के पुराने पेपर को देख रहे हैं। 2004 का एक पेपर और 2005 के जून और दिसंबर के दोनों पेपर देख चुके हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक कदम और आगे बढ़ते हुए। 2006 के दिसंबर 2006 में एक पेपर हुआ था यूजीसी का, उसका देखिए ओरिजिनल पेपर है 2006 का। इसको देखते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ से शुरुआत होता है कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इस पेपर को देखने के लिए यहाँ पे पास करके देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि उत्तरी, यहाँ उजरी लिख दिया है गलती से, इसको उत्तरी ही समझिएगा आप लोग। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के अंतर्गत अवस्थित है, जबकि दक्षिणी ध्रुव एंटार्कटिक महाद्वीप के अंतर्गत अवस्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस तथ्य का उपयोग समर्थनकारी तर्क के रूप में करता है? देखिए दिया है थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिज्म, कंजर्वेटिव करंट थ्योरी और टेट्राहेड्रल थ्योरी। देखिए प्रतिध्रुवस्थ स्थिति में लोथियन ग्रीन का जो सिद्धांत था चतुष्फलक सिद्धांत, टेट्राहेड्रल थ्योरी, ये चतुष्फलक सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत में बताया गया है कि जो हमारे महाद्वीप और महासागर हैं वो प्रतिध्रुवस्थ स्थिति में है, यानी महाद्वीप के प्रतिध्रुव स्थिति में क्या है, महासागर है। तो उसी तरह कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में भी वही है, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के अंतर्गत आ रहा है, जबकि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत इस तथ्य का समर्थनकारी तर्क में उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, टेट्राहेड्रल थ्योरी। लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत है जिसे टेट्राहेड्रल थ्योरी कहते हैं। तो एक का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के उदाहरण हैं। सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के उदाहरण हैं, देखिए उत्तरवर्ती अपवाह तंत्र, अध्यारोपित अपवाह तंत्र, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, अनुवर्ती अपवाह तंत्र। अब देखिए सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो हिमालय पर्वत के उत्थान से पहले से प्रवाहित हो रही हैं, उसके बाद उत्थान हिमालय पर्वत का हो जाता है, फिर भी वहीं प्रवाहित हो रही हैं। अर्थात ये अक्रमवर्ती नदियों के अंतर्गत पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा, यानी किसी भी बाहरी रुकावट आने के बावजूद भी वो अपने रास्ता को नहीं बदली है। तो ये कौन सा इसमें हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र किसके उदाहरण हैं? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, 2 का सी हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, 2 अनुक्रमिक ज्वारों के बीच औसत समय अंतराल क्या है? देखिए 6 घंटे 13 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 50 मिनट, 18 घंटे 39 मिनट। तो 2 अनुक्रमिक ज्वारों के बीच का औसत समय अंतराल है 12 घंटे 26 मिनट। ये आपको याद रखना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है। ठीक है, यानी बी आंसर रहेगा इसका। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि स्थान को निर्धारित करने के लिए अक्षांश तथा देशांतर को जानना आवश्यक है। स्थानीय समय, उच्चता, मानक समय, अवस्थिति। देखिए अवस्थिति के निर्धारण के लिए उसका अक्षांश और देशांतर जाना जाता है। अगर मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं, कहीं आप रिसर्च फील्ड वर्क करने के लिए गए हैं और उस क्षेत्र का किसी, मान लीजिए जल का ही सैंपल ले लीजिए, मैं काफ़ी जल का सैंपल लेता रहता हूँ इसलिए उसी का एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि सर जल का सैंपल ले लिए, अब वो कहाँ पे लिए हैं, उसकी अवस्थिति क्या है। तो ये अवस्थिति आपको अक्षांश देशांतर से अगर वो बताएंगे वो ज़्यादा ही ठीक लगती है, तो ज्योग्राफिकल लगती है। तो किसी स्थान को निर्धारित करने के लिए अक्षांश और देशांतर को जानना आवश्यक है।
तो क्या है, अवस्थिति। अवस्थिति यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्षांश और देशांतर से आसानी से समझ सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कथन और कारण क्वेश्चन है। क्षोभमंडल वायुमंडल का वह निचला भाग है जिसमें बादल, देखिए छाने लिख रहा है, यहाँ छाए रहेगा, बादल छाए तथा तूफान उठने जैसी मौसम जन्य घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है। और कारण क्या दे रहा है, क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ क्या है, तापमान घटता है। तो देखिए ये कथन सही है, क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये सब लोग जानते हैं। क्षोभमंडल समताप और समताप मंडल जब जाएंगे तो ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा, क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा, क्षोभ सीमा में समान रहेगा। ठीक है, तो ये कारण भी सही है। अब कथन भी सही ही है। देखिए क्षोभमंडल वायुमंडल का वह निचला भाग है, इसमें बादल छाए रहते हैं तो तूफान जैसी मौसमजन्य घटनाएं होती है, यानी सारी मौसम घटनाएं किसमें होती हैं, क्षोभमंडल में होती है। तो दोनों सही है, लेकिन कारण देखिए कथन का कारण व्याख्या नहीं कर रहा। देखिए क्षोभमंडल वायुमंडल व निचला भाग जिसमें बादल छाए रहते हैं, मौसमजन्य घटनाएं घटित होती, क्योंकि क्षोभमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटने के कारण जो है ये बादल नहीं छाए रहते हैं, तूफान जैसी मौसमजन्य घटनाएं नहीं होती हैं। तो इसका कारण ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। सही व्याख्या नहीं है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। अगला देखते हैं, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले पास करके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। समुद्र, कथन और कारण का है। समुद्र तलें, कथन दिया है, समुद्र तलें महाद्वीपीय तलों से कम पुरानी होती हैं। ठीक है, कि भाई जब उद्गार होता रहता है, जैसे अटलांटिक महासागर के बीच का भाग ले लीजिए आप लोग, तो वहाँ पे हमेशा नई नई जो है क्रस्ट बनती रहती है, नई क्रस्ट का निर्माण होता रहता है। वही कह रहा है समुद्री तलें महाद्वीपीय तलों से कम पुरानी होती है। सही बात, इसका मतलब समुद्री तलें नहीं होती हैं समुद्र, ठीक है, कम पुरानी होती हैं समुद्री तलें, इसका मतलब नहीं होती। सही है, कथन सही है। कारण देखते हैं। कम घनत्व वाली तथा फलस्वरूप उत्प्लावक होने के कारण समुद्री तलें सबडक्शन जोन के मेंटल में धकेली नहीं जाती। देखिए कम घनत्व वाली फलस्वरूप उत्प्लावक होने के कारण समुद्री तलें सबडक्शन जोन के मेंटल में धकेली नहीं जाती। ठीक है, तो जो कम घनत्व वाली फलस्वरूप उत्प्लावक होने का समुद्री तलें, तो सबसे पहले आपको ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो समुद्र वाली प्लेटें होती हैं, समुद्री प्लेट होती है, वो महाद्वीपीय प्लेट की अपेक्षा भारी होती है। तो कम घनत्व वाली इसमें कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि ये क्वेश्चन आपका, ये जो कथन है वो पूरी तरह से गलत दिख रहा है। देखिए कम घनत्व वाली फलस्वरूप उत्प्लावक होने समुद्री तलें सबडक्शन जोन के मेंटल में धकेली नहीं जाती हैं, वो कम घनत्व वाली होती ही नहीं है। महाद्वीपीय प्लेटें कम घनत्व की होती हैं, महासागरीय प्लेटें अधिक घनत्व की होती हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सही आंसर सी हो जाएगा। ए कथन सत्य है परंतु आर गलत है। तो कथन ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन कारण क्वेश्चन है। कथन दिया है कि भूदृश्य के अपर्दन को संभव बनाने वाली ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है। ठीक है, सही है। भूदृश्य को अपर्दन को संभव बनाने वाली ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है। और कारण क्या दे रखा है, सौर ऊर्जा भूतलीय जल को वाष्पित करता है। सही है, जिसमें कुछ बाद में वर्षा तथा बर्फ के रूप में पर्वतीय प्रदेशों में गिरता है। भाई जल का वाष्पीकरण हो जाता है, फिर उसके बाद कहीं पे उसी जल से वर्षा होती है, कहीं पे उसी जल से बर्फ गिरती है, हिमपात होता है। पर्वतीय प्रदेशों में बर्फ के रूप में गिरता है, देखिए बता दिया है। तो ठीक है, दोनों सही है। अब देखिए क्या है कि कथन और कारण व्याख्या करता है कि नहीं।
तो इसको आपको देखना पड़ेगा। भूदृश्य के अपवर्तन को संभव बनाने वाली ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है। अपवर्तन संभव क्योंकि सौर ऊर्जा भूतलीय जल को वाष्पित करता है। सही है, वही सौर ऊर्जा ही भूतलीय जल को वाष्पित, जिसमें कुछ बाद में वर्षा वर्षा क्रम में पर्वतीय प्रदेशों में गिरता है। ठीक है, तो ये कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप का आकार प्रकार अधिकेंद्र के निकट अधिकतम होता है तथा दूरी के साथ घटता जाता है। आकार प्रकार का मतलब यहाँ आप समझ लीजिए, इसका इंग्लिश वर्जन हम लोग देख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज ग्रेटेस्ट नियर द एपिसेंटर एंड डिक्रीज विथ डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, यानी परिमाण। आकार प्रकार जो हिंदी में लिखा है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज ग्रेटेस्ट नियर, यानी आसपास क्या होता है, ज़्यादा होता है, द एपिसेंटर एंड डिक्रीज विद डिस्टेंस, और एपिसेंटर से जितना दूर होता जाता है उसके परिमाण जो है कम होता जाता है। ठीक है, तो कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, कथन बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दूसरा है, रीजन क्या दे रहा है, द एनर्जी रिलीज बाय एन अर्थक्वेक कैन बी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब कि भूकंप द्वारा निष्कासित ऊर्जा को, द एनर्जी रिलीज्ड बाय द अर्थक्वेक, भूकंप द्वारा निष्कासित ऊर्जा को उसके आकार प्रकार के द्वारा स्थापित किया जा सकता है या उसके मैग्नेट परिमाण के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ हम इसलिए इंग्लिश मीडियम की तरफ आए हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए आकार प्रकार को आपको मैग्नीट्यूड आसानी से समझ में आ जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को फिर से आप लोगों को हिंदी में दिखा देते हैं। ठीक है, भूकंप का आकार प्रकार अधिकेंद्र के निकट अधिकतम होता है, यानी मैग्नीट्यूड। ठीक है, परिमाण अधिकेंद्र के अधिकतम तथा यह दूरी के साथ घटता जाता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। और कारण क्या कह रहा है, भूकंप द्वारा निष्कासित ऊर्जा को उसके आकार प्रकार के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। भूकंप द्वारा निष्कासित ऊर्जा को उसके परिमाण के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। तो कारण भी सही है। अब देखिए व्याख्या करता है कि नहीं। अब देखिए, भूकंप का परिमाण अधिकेंद्र के निकट अधिकतम तथा यह दूरी के साथ घटता जाता है, क्योंकि भूकंप द्वारा निष्कासित ऊर्जा को उसके परिमाण द्वारा स्थापित किया जा सकता है, इसलिए घटता जाता है। तो ये जो है व्याख्या नहीं करता है, इसको आप लोग ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। इसमें जो है बी आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 है। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं क्वेश्चन 5 करके। देखिए, क्षेत्रीय रूपांकन के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जा सकता है। क्षेत्रीय रूपांकन के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये देखिए क्या दिया है, ग्रेविटी पोटेंशियम मॉडल, रैंक साइज रूल और लॉस्ट सेटलमेंट मॉडल और सेंट्रल प्लेस मॉडल। ठीक है, सेंट्रल प्लेस मॉडल ये दिया हुआ है। तो इसमें आप लोग बताइए क्षेत्रीय रूपांकन यानी जो क्षेत्र में चित्रण है, क्षेत्र में चित्रण, यानी इसका इंग्लिश देख लेंगे आप अगर तो और क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर रीजनल डेलिनेशन। ठीक है, क्षेत्रीय रूपांकन या क्षेत्रीय चित्रण, क्षेत्रीय चित्रण। ठीक है, क्षेत्रीय चित्रण के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जा सकता है। ग्रेविटी पोटेंशियल मॉडल दिया है, रैंक साइज रूल दिया है, तो सेंट्रल प्लेस मॉडल दिया और लॉस। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर मुझे लगता है कि इसमें रैंक साइज रूल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी हो जाएगा रैंक साइज रूल, जिन्होंने जीके जिफ द्वारा दिया गया था रैंक साइज रूल। ठीक है, अगला देखते हैं। क्षेत्रीय असंतुलन में से किस का असंतुलन इनमें से किस कारण उत्पन्न नहीं होता है? नहीं होता है, असंतुलन किस कारण उत्पन्न नहीं होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो संसाधन का विषमता, संसाधन, ठीक है, तो संसाधन का विषम वितरण है, और टिकाऊ आर्थिक विकास, और संसाधनों का अभाव और प्रौद्योगिकी का अभाव। ठीक है, क्षेत्रीय संतुलन में इनमें से किस कारण उत्पन्न नहीं होता है? तो भाई संसाधनों का विषम वितरण है, इसके कारण उत्पन्न होता है। संसाधनों का अभाव है, इसके कारण भी उत्पन्न होता है। और प्रौद्योगिकी का अभाव है, तभी असंतुलन उत्पन्न होगा। लेकिन टिकाऊ आर्थिक विकास जो है, टिकाऊ आर्थिक विकास, इसके द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न नहीं होता है। इसका अर्थ है कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 10 का बी। ठीक है, अगला क्या है? नोडल रीजन्स का परिसीमन किया जाता है। देखिए नोडल रीजन जिसको जैसे कि हेट्रोजीनियस रीजन कहते हैं, एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। तो नोडल रीजन को हेट्रोजीनियस रीजन भी कहते हैं। तो इसका परिसीमन किस किया जाता है, कैसे किया जाता है? देखिए दिया है, किया जाता है स्थानिक पारस्परिक के आधार पर, पारस्परिक क्रिया के आधार पर, एक रूपता के आधार पर, संसाधन आधार पर, जिनसों के प्रवाह के आधार पर। तो इसका सही जो आंसर है स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर किया जाता है नोडल रीजन। ठीक है, स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर, इंटरेक्शन के, स्पेस या इंटरेक्शन के आधार पर ही नोडल रीजन या हेट्रोजीनियस रीजन का परिसीमन किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर नोडल रीजन, जिसे हेट्रोजीनियस रीजन भी कहा जाता है, इसका परिसीमन किया जाता है स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लोगों के प्रवास का लाभकारी प्रभाव आरंभिक समय से ही रहा है। इनमें से महत्वपूर्ण है, इनमें से महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? विचारों का विसरण, भाषा का प्रचार प्रसार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, नव परिवर्तनों का प्रचार प्रसार, सभी के ऊपर, सभी ऊपर के, सभी के ऊपर नहीं भाई, सभी ऊपर के, ऐसा ऑप्शन नहीं है, प्रूफ सभी हम लोग पढ़ते आए हैं बार बार, इसलिए हो सकता है कि ये मामला सामने आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों के प्रवास का लाभकारी प्रभाव आरंभिक समय से ही हो रहा है। इसमें महत्वपूर्ण है विचारों का विसरण, सही है, और भाषा का प्रचार प्रसार भी होता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नव परिवर्तनों का प्रचार प्रसार भी है, यानी इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, सभी ऊपर के। ठीक है, 12 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए छोटे शहर पनपते हैं। 2005 वाले पेपर जब मैं करा रहा था तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाए बाजार की सुविधा, शैक्षिक सुविधाएं, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सुविधाएं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुविधाएं। रिपीटेड क्वेश्चन देखिए यहीं पे, तो 2005 में आया था, ये 2006 में भी देखिए डायरेक्ट आ गया है। प्रशासनिक सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए छोटे शहर पनपते हैं। तो प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए छोटे शहर पनपते हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारत में शहरी केंद्रों के वर्गीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कसौटी है। देखिए भारत में शहरी केंद्रों के वर्गीकरण की, शहरी केंद्रों का वर्गीकरण कैसे किया, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कसौटी है। तो स्थल है, आकार है, आबादी है, कार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो तो आबादी है, कि जो है कौन सा 10 लाखी नगर है, कौन सा कस्बा है, कौन महानगर है, कौन जो है कॉन्वर्बेशन है। तो इसका सबसे जो सही आंसर है इसका सी है। अब
कार पे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, वो छोटी सी जो है एक पार्ट है, लेकिन जो मुख्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण कसौटी तो वो तो आबादी ही है, पॉपुलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रैंक साइज रूल में निम्नतर, यहाँ निम्नतर है, निम्नतर दर्जा वाले शहर की जनसंख्या के अनुपात में होती है। रैंक साइज रूल में निम्नतर दर्जा वाले शहर की जनसंख्या अनुपात में होती है। तो लघुत्तम शहर की जनसंख्या के, विशालतम शहर की जनसंख्या के, मध्य क्रम वाले शहर की जनसंख्या के, इनमें से कोई नहीं। तो जीके जिफ द्वारा जो रैंक साइज रूल दिया गया था, तो उसमें एक बड़े शहर की जनसंख्या का जो दूसरे क्रम वाली जनसंख्या होगी उसकी आधी होगी, ये आपको पता है। फेमस क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विशालतम शहर की जनसंख्या। ठीक है, किसके अनुपात होती है? विशालतम शहर की जनसंख्या का 1/2 होती है अगला शहर का जनसंख्या। जैसे सबसे बड़ा जो शहर है उसकी जो जनसंख्या है, उसके दूसरा जो शहर होगा उसकी आधी होगी। ठीक है, 1/2 होगी। तो विशालतम शहर की जनसंख्या के अनुपात में होती है। तो 15 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये पॉज करके देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, केजलिन है, हैसोफर है, रेडजल महोदय है, हार्टशोर्न है। ठीक है, हार्टशोर्न तो सबसे फेमस है राजनीतिक भूगोल का जनक। रेडजल महोदय को ही कहा जाता है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन्होंने किताब भी लिखी थी। फिर देखिए, राजनीतिक भूगोल में रिमलैंड थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? हार्टलैंड किसने? मैकिंडन। रिमलैंड कौन? स्पाइकमैन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, इसको रट लीजिए आप लोग, स्पाइकमैन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पाइकमैन। अब आपको सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। वाइडर डीला ब्लास है, टेरेस्ट्रियल होल हो जाएगा। देखिए, इसका टेरेस्ट्रियल होल हो जाएगा। और जीन ब्रुन्स का इंट्रैक्शन हो जाएगा, जीन ब्रुन्स का इंट्रैक्शन हो जाएगा। कार्ल रिटर का, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, रिपीट 2005 में सेम यही क्वेश्चन इसी ऑप्शन के साथ आया था। कार्ल रिटर, देखिए सोशल डिटर्मिनिज्म, तो इसी तरह रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और फ्रेडरिक रेडजल का है, सॉरी यहाँ पे मैं गलत बता रहा हूँ, ये सी वाला जो है, सी कार्ल रिटर का हो जाएगा आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो जाएगा। और फ्रेडरिक रेडजल का सोशल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं हम लोग, यानी ए का जो है हो जाएगा आपका तीसरा, ए का तीसरा देखिए 2 में है, और यानी ए और सी दोनों में है। और बी का देख लेते हैं, बी जीन ब्रुन्स का इंस्ट्रैक्शन है, बी का हो जाएगा चौथा, बी का चौथा, यानी इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वह दार्शनिक दृष्टिकोण जो इस बात का पक्ष पोषण करता है कि प्रकृति, मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। वह दार्शनिक दृष्टिकोण जो इस बात का पक्ष पोषण करता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म दिया है, वस्तुनिष्ठवाद, फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद, एक्सेशनलिज्म, अस्तित्ववाद, एक्सटेशनलिज्म, अस्तित्ववाद, प्रैग्मेटिज्म या व्यवहारिकतावाद। तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है अस्तित्ववाद। एकदम स्पष्ट रूप से अस्तित्ववाद, यानी जो एग्जिस्टेंशलिज्म है, ठीक है, अस्तित्ववाद है। इसके अनुसार है मनुष्य, अस्तित्ववाद के अनुसार है मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये एक्सेशनलिज्म यानी अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशलिज्म होना चाहिए यहाँ पे, अस्तित्ववाद। ठीक है, अस्तित्ववाद हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अस्तित्ववाद। इसको ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं है कि आप कन्फ्यूज होके पॉजिटिविज्म या और कोई लेके जाएं। तो वह दार्शनिक जो इस बात का पक्षपोषण करता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। कौन सा दार्शनिक दृष्टिकोण है? तो अस्तित्ववाद है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा,
सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं ऑस्कर का। फसल संयोजन का परिकलन के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? फसल संयोजन, क्रॉप कॉम्बिनेशन। क्रॉप कॉम्बिनेशन का परिकलन किसके आधार पर किया जाता है? पहला निवल कृषित क्षेत्र प्रतिशत, सकल कृषित क्षेत्र का प्रतिशत क्षेत्र, एक क्षेत्र में फसलों का दर्जाकरण, और इसमें से किसी के आधार पर नहीं। तो एक क्षेत्र में जैसे फसल संयोजन जो है एक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों की संख्या से है। किसी विशेष समय में, एक निश्चित समय या एक वर्ष मान लीजिए, एक वर्ष में एक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों की संख्या से है। तो इसका अर्थ यह है कि एक क्षेत्र में फसलों का दर्जीकरण, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फसल संयोजन का परिकलन के आधार पर किया जाता है एक क्षेत्र में फसलों का दर्जीकरण, यानी एक वर्ष में जो भी फसल बोई जाती है, फसलों की विविधता जो है, फसलों की संख्या जो है, किसी निश्चित वर्ष में, निश्चित समय में, एक वर्ष मान लेते हैं, तो उसी को कहा जाता है क्रॉप कॉम्बिनेशन, फसल संयोजन। ठीक है, 20 का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्या है? झरिया कोयला कहाँ अवस्थित है? तो झरिया कोयला कहाँ स्थित है? देखिए, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है सबको पता ही है कि झारखंड में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका झरिया कोयला, झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भूगोल के विकास के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं का सही अनुक्रम क्या है? हर्बर्टसन को है लिया है इन्होंने, उलरिच को लिया है, एस.जे. मैकेंडर को लिया है, यह एल.डी. स्टैम्प का है। तो इसमें देखिए क्या है, जो मैकेंडर महोदय हैं, मैकेंडर महोदय जो हैं, ये इनका जो जन्म हुआ था, मैकेंडर महोदय का जन्म कब हुआ था? 1861 में हुआ था, 1861 में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए हर्बर्टसन जो दिए हैं, हर्बर्टसन महोदय का जन्म हुआ था 1865 में, 1865 में हुआ था। और उलरिज भी हैं और एल.डी. स्टैम्प भी हैं। तो स्टैम्प का 1898 में हुआ था, एल.डी. स्टैम्प का 1898 में, और बाद लास्ट में उलरिज बसते हैं। उलरिज का जन्म हुआ था 1900 में हुआ था। तो देख लीजिए मैकेंडर, पहले भी मैकेंडर रहेंगे, पहले मैकेंडर सी में दिख रहा है आपको मैकेंडर, और दूसरे पे हो जाएंगे आपके हर्बर्टसन भी सी में दिख रहा है, और तीसरे पे हो जाएंगे आप स्टैम्प नहीं दिया है इसमें, उलरिच पहले दे दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैकेंडर पहले किसी का नहीं है, लास्ट में मैकेंडर किस में दिया है? मैकेंडर दिया है डी में, मैकेंडर है, फिर उलरिच है, मैकेंडर के बाद उलरिच कोई मतलब नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है सी होगा, और इसका सही आंसर सी होगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये एल.डी. स्टैम्प को रखना पड़ेगा उलरिच के बाद। ठीक है, क्योंकि मैकेंडर और हर्बर्टसन तो ठीक है, 1861 1865 हो गया, 1861 मैकेंडर हो गया और 1865 जो है हर्बर्टसन हो गया। लेकिन उलरिच जो है, उलरिच 1900 में उनका जन्म होता है, और स्टैम्प का पहले जन्म होता है 1898 में। तो 1898 में स्टैम्प का जन्म होता है। तो स्टैम्प अगर ये पहले आ जाएंगे तो इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है, वैसे नहीं तो कोई भी आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि उलरिच का जन्म होता है 1900 में। तो स्टैम्प को इधर और उलरिच को भी बाद में लगाया जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित सागरों पर विचार करें, रेड सी, ब्लैक सी, डेड सी, बाल्टिक सी।
खारापन के अवरोही क्रम के आधार पर इन सागरों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबको पता है डेड सी सबसे अधिक खारा सागर है, मानचिल्स की बात छोड़ दे तो इस सब में इसमें बात कर रहा हूँ मैं। डेड सी सबसे ज़्यादा है तो सबसे, और खारापन के अवरोही तो सबसे ज़्यादा जो होगा फिर उस समय सबसे कम की तरफ ले जाना है तो सबसे ज़्यादा डेड सी। देखिए लास्ट सी किसमें, तीसरा किसमें है सबसे पहले, तो डी में, इसी से आंसर निकल जा रहा है आपका, डी हो जाएगा आंसर, तीसरा है, यानी डेड सी हो जाएगा, फिर उसके बाद रेड सी हो जाएगा देखिए, फिर उसके बाद तीसरा सॉरी दूसरा ब्लैक सी हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, बाल्टिक सी हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 23 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक सर्वाधिक सघन संरक्षण प्रयास भारत में कब शुरू किया गया? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, यानी संसाधन होते नहीं हैं बल्कि ये बनते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, यह परिभाषा किसने दी थी? वान थ्यूनेन, जिम्मरमैन, हर्टसोन, सैम्पल। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है जिम्मरमैन का। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि एक बार आया था मेरे में क्वेश्चन में, शार्ट में इसको व्याख्या करना था यूनिवर्सिटी में। सेकंड सेमेस्टर में संसाधन नाम से एक पेपर तो यहाँ पे था जिम्मरमैन, उसमें ये क्वेश्चन फेस करने को मिला था मुझे। रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, संसाधन की परिभाषा किसने? जिम्मरमैन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जिम्मरमैन। ये इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं पास करके। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पशुपालन वाणिज्यिक पैमाने पर भली भांति विकसित हुआ है। देखिए पुराना क्वेश्चन, अभी 2005 में मैं एक साल करा रहा था, सेम क्वेश्चन यही आया था। तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, मानसून क्षेत्र में, सवाना क्षेत्र में, प्रेरी तथा स्टेपी क्षेत्र में, साहेल प्रदेश में। तो एकदम ठीक है, प्रेरी या स्टेपी प्रदेश में पशुपालन अधिक विकसित हुआ है। पुराना क्वेश्चन एकदम सेम वही हूबहू आया था, सी हो जाएगा, यानी 26 का सी। अगला देखते हैं 27। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बेटा आप लोग अपडेट किया करिए बार बार। इसका सही आंसर जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका सही आंसर यानी 27 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंद उद्योग है? सूती वस्त्र दिया है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। निम्नलिखित कौन स्वच्छंद उद्योग है? फुट्टो यूनिवर्सिटी, सूती वस्त्र है, चीनी है, सीमेंट है, हथकरघा। तो सीधी सी बात है, स्वच्छंद उद्योग क्या होता है सबको पता होगा मेरे ख्याल से, फिर भी हम एक बार बता देता हूँ। स्वच्छंद उद्योग मतलब कि जहाँ पे भारत उस उद्योग की स्थापना कहीं भी की जा सकती है। ठीक है, ऐसे उद्योग की स्थापना कहीं भी की जा सकती है। परिवहन लागत इसमें की कोई बात नहीं होती है, परिवहन लागत बहुत कम होती है, कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, इतना हल्का होता है स्वच्छंद उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 28 का डी। ये देखिए आइसोटोप्स का संबंध किससे है? समतुल ऊंचाई की रेखा, समतुल वृष्टिमान की रेखा, और समानता की रेखा, समतुल परिवहन लागत की रेखा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, समतुल परिवहन लागत की रेखा। आप लोग देख लीजिए इसको, 29 का डी, समतुल परिवहन लागत की रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन किसी परिवहन प्रणाली से संबंधित नहीं है? देखिए किसी परिवहन प्रणाली से संबंधित नहीं है। वान थ्यूनेन थ्योरी, डिस्टेंस डीके फंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, सेंट्रल प्लेस थ्योरी। ठीक है, तो परिवहन प्रणाली से संबंधित नहीं। वान थ्यूनेन थ्योरी, देखिए वान थ्यूनेन थ्योरी में परिवहन प्रणाली की बात की गई है कि इसमें घोड़ा गाड़ी का प्रयोग किया जाएगा। वान थ्यूनेन में कृषि अवस्थी सिद्धांत, वान थ्यूनेन का जो कृषि अवस्थी सिद्धांत है इसमें परिवहन की बात की गई है। डिस्टेंस डीके फंक्शन जो है ये प्रवाह से संबंधित सिद्धांत, डिस्टेंस डीके मॉडल जिसे कहते हैं, तो इसमें जो है परिवहन की बात नहीं की गई है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, ये भी प्रवास से समय की न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जो है, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, इसमें भी परिवहन का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जितना अधिक दूरी पर आप प्रवास करेंगे उतना आपको अधिक प्रयास करना पड़ेगा, उतना अधिक रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी। तो इसमें परिवहन की बात तो नहीं की गई है, बस दूरी की बात की गई है। और सेंट्रल प्लेस थ्योरी से परिवहन सिद्धांत ही दिया गया है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है।
तो इसका मेरे हिसाब से बी और सी दोनों होना चाहिए, इसका बी और सी दोनों होना चाहिए। तो देखिए क्या है, तो मेरे हिसाब से तो क्योंकि वान न्यूटन थ्योरी और सेंट्रल प्लेस थ्योरी स्पष्ट रूप से परिवहन प्रणाली का भी जो है परिवहन प्रणाली से संबंधित है, तो ए और डी होगा नहीं। और ये प्रवास से संबंधित दोनों सिद्धांत है, दोनों में परिवहन की बात नहीं की गई। तो मेरे हिसाब से इसका सही जो आंसर होगा 30 का बी प्लस सी होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल लीस्ट डिफॉल्ट और डिस्टेंस डीके मॉडल, बी सी और बी। ठीक है, ए एंड सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगोलायड है यहाँ पे, ये दूसरा कुछ ही लिख दिया है। ठीक है, देख लेते हैं इंग्लिश वाले में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31। देखिए मंगोलायड है ना, मंगोलायड रेस इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन 2005 से आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, मंगोलायड प्रजाति प्रधान रूप से पाई जाती है तो दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी अफ्रीका। तो बहुत फेमस है, ये बताया था मैं पिछली बार इसके बारे में, पूर्वी एशिया। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पूर्वी एशिया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी एशिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जनजातीय अर्थव्यवस्था से है? स्वच्छंद उद्योग, व्यवस्थित खेतीबाड़ी, स्थानांतरण युक्त खेतीबाड़ी और औद्योगिक अर्थव्यवस्था। सीधी बात, स्थानांतरित कृषि कौन लोग करते हैं? जनजातीय लोग करते हैं, जनजातीय अर्थव्यवस्था युक्त है तो यही है झूम कृषि जिसे कहते हैं, और कई कई नाम, रोका, मिल्पा, लदांग, सारे बहुत सारे नाम होते हैं। तो 32 का सी हो जाएगा, स्थानीय खेतीबाड़ी, जनजातीय अर्थव्यवस्था से है स्थानीय खेतीबाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश में है, देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन को। ठीक है, मानव के प्रजातीय विशेष गुणों का अध्ययन किस में किया जाता है? प्रजाति विशेष गुणों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान में, जल विज्ञान में, समाजशास्त्र में, मानव विज्ञान में। तो भाई प्रजातीय विशेष गुणों का अध्ययन तो मानव विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, मानव विज्ञान में सही आंसर डी हो जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन, हार्टलैंड थ्योरी का निरूपण किसने किया? देखिए अभी स्पाइकमैन का रिमलैंड आया है, अब हार्टलैंड भी थ्योरी का आ गया, बताया था। अब किसको किया था हार्टलैंड थ्योरी का निरूपण किसने किया? H.J. मैकेंडर, बहुत फेमस है। 34 का एक क्वेश्चन, ये आंसर सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आर्द्र वातावरण से अनुकूलित पौधों को कहते हैं? जलोद्भिद, मरुद्भिद, समोद्भिद, शुष्कोद्भिद। आर्द्र वातावरण की बात किया है तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? जलोद्भिद, यानी 35 का ए। ठीक है, अगला देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण सामान्यतः जन्म देता है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण सामान्यतः जन्म देता है हैबिटेट, बायोम और फ्रंटियर, ब्लाजीमेटिक फ्रंटियर, इसको ज्लाइमेटिक फ्रंटियर, इसको इंग्लिश में देखते हैं ज्लाइमेटिक फ्रंटियर। इसको ऐसे देख लेते हैं, 30 क्या लिखा है इसका, 36 है। 36, इकोलॉजिकल सक्सेशन नॉर्मली लीड्स टू हैबिटेट या हैबिटेट, बायोम, क्लाइमेटिक फ्रंटियर। देखें, ठीक है, मतलब उसमें क्या लिख देगा, क्लाइमैक्स, क्लाइमेटिक फ्रंटियर और क्लाइमैक्स। तो नॉर्मली लीड्स टू क्या, हैबिटेट है कि बायोम है कि क्लाइमेटिक फ्रंटियर है कि क्लाइमैक्स है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सामान्यतः जन्म देता है, सामान्यतः जन्म देता है हैबिटेट को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हैबिटेट। पारिस्थितिक अनुक्रमण सामान्यतः जन्म देता है हैबिटेट, 36 का ए हो जाएगा। इसको आप लोग बताइएगा कि बायोम हो सकता है क्या? मेरे हिसाब से हैबिटेट होना चाहिए। देखें 36 का ए। 37, निम्नलिखित में से
किस एक राज्य को पेट्रो डॉलर अर्थव्यवस्था ने अधिकतम प्रभावित किया है? ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है। देखिए पेट्रो डॉलर अर्थव्यवस्था समझ रहे हैं ना, मतलब कि जो भी तेल निर्यातक देश हैं, पेट्रो, मैं इसका बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है कि जो तेल निर्यातक देश हैं उनको क्या होता है, पेट्रो डॉलर देना पड़ता है। जो भी तेल खरीदेगा, जैसे मैं तेल खरीद रहा हूँ तो उनसे पेट्रो डॉलर दूंगा, ठीक है। तो पेट्रो डॉलर अर्थव्यवस्था ने अधिकतम प्रभावित किया, किसको प्रभावित किया? तमिलनाडु, केरल, पंजाब, गुजरात। ये 2005 का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। उस समय के हिसाब से शायद पंजाब आंसर था। आगे देखिए, हालांकि इसको ख़त्म भी करना चाहिए पेट्रो डॉलर वाले। अब डॉलर की बात हर जगह, डोमिनेंट फैक्टर जो है डॉलर, हर तरह से हम लोग अपने पैसे में उसका भुगतान करें कुछ किसी अन्य तरीके से। हालांकि इसको बारे में बड़ा लंबा जो है बहस है, उसको बाद में छोड़ते हैं। अब 38 देखते हैं। भारत में राज्य स्तर पर जनसंख्या के वितरण का उत्तम रीति से प्रतिनिधित्व इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राज्य स्तर पर जनसंख्या के वितरण का उत्तम रीति से प्रतिनिधित्व इनमें से किसके द्वारा किया? डॉट मेथड है, पाई डायग्राम है, कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ। तो इसका सही जो आंसर है वो डॉट मेथड है। भारत में राज्य स्तर पर जनसंख्या के वितरण का उत्तम रीति से प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? डॉट मेथड द्वारा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। एक डेटा शीट में प्रत्यावर्तन मॉडल का उपयोग करने के प्रधान उद्देश्य क्या है? एक डेटा शीट में प्रत्यावर्तन मॉडल का उपयोग करने का प्रधान उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पे प्रत्यावर्तन मॉडल आप समझ रहे हैं, रिग्रेशन मॉडल जिसे कहते हैं, रिग्रेशन मॉडल। एक डेटा शीट में रिग्रेशन मॉडल का उपयोग करने का प्रधान उद्देश्य क्या है? देखिए, आश्रित एवं स्वतंत्र चरों के बीच अनियमितता, आश्रित एवं स्वतंत्र चरों के बीच सहसंबंध, बस यही है, आश्रित एवं स्वतंत्र चरों के बीच सहसंबंध। रिग्रेशन मॉडल जो है, प्रत्यावर्तन मॉडल को इंग्लिश में कहते हैं रिग्रेशन मॉडल। तो इसका सही जो आंसर हो जाए, एक डेटा में रिग्रेशन मॉडल का उपयोग या प्रत्यावर्तन मॉडल का उपयोग करने का प्रधान उद्देश्य क्या है? आश्रित एवं स्वतंत्र चरों के बीच सहसंबंध, ठीक है। 39 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश में है, आप लोग देख सकते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ दिया है, देखिए सूची इधर दिया है, बिखराव का किस माप को निम्नतम तथा अधिकतम मान के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है? यहाँ डिस्पर्सन है, बिखराव मतलब डिस्पर्सन का, यानी बिखराव का किस माप को निम्नतम तथा अधिकतम मान के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है? एकदम स्पष्ट रूप से इसमें देखिए एकदम रेंज दिखाई दे रहा है, रेंज अधिकतम से न्यूनतम जो परास होती है। तो ए का हो जाएगा आपका तीसरा, रेंज, ठीक है। यह बिखराव एक माप है, बिखराव का माप, और क्या है? यदि वेरिएशन को कोफिशिएंट वांछित है, वेरिएशन का कोफिशिएंट वांछित है, तो आप कौन से परिसूत्र का प्रयोग करेंगे? और क्या है? नमूने के वेरिएंस तथा मानक विचलन की गणना किस औसत का प्रयोग किया जाता है? गणना में किस औसत का प्रयोग किया जाता है? अर्थमेटिक मीन का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है, डी का जो है चौथा हो जाएगा, डी का चौथा, यानी ए का तीसरा और डी का चौथा, इससे हम लोग मिलाते हैं। ए का चौथा, देखिए ए का चौथा सी में है, एक ही में है ही, ए का चौथा सी में है, ठीक है। और क्या था? और डी का सॉरी, ए का चौथा नहीं था, ए का फिर से देख लेते हैं, ए का चौथा नहीं मिलाया था, ए का तीसरा मिलाया था हम लोग, ए का तीसरा तीन तीन में है चलिए, और डी का चौथा भी तीनों में है। तो अभी आपका आंसर नहीं निकला है, तो और देखते हैं हम लोग, ये तीनों में है भाई। ए का तीसरा हो जाएगा रेंज, निम्नतम से अधिकतम, और डी का चौथा ये तीन तीन में दिया हुआ है। यह बिखराव का एक माप है, बिखराव का एक माप है। इसका जो सूत्र हो जाएगा 3 × x बार माइनस मीडियन, तो यानी बी का पहला हो जाएगा। अब जो बचा उसको मिला दीजिए।
यानी वेरिएशन का कोफिशिएंट वांछित है तो आप कौन सा सूत्र है, यस अपान एक्स इंटू 100, यानी सी का दूसरा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए का तीसरा और बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 40 का डी। अगला देखते हैं, विश्व के देशों में भारतीय रेल नेटवर्क का दर्जा है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय है। सबसे बड़ा अमेरिका का, फिर दूसरे पे स्थान पे भारत का है। अगर एशिया की बात करेंगे तो सबसे बड़ा नेटवर्क एशिया में भारत का ही है। विश्व में द्वितीय स्थान पर मलेशिया है, एशिया में पहले पे है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूती वस्त्र उद्योग से है? तो पुणे है, वाराणसी है, अहमदाबाद है, चंडीगढ़। तो अहमदाबाद है, गुजरात के अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग फेमस है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 42 का सी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, कारगिल के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित देखिए दिया है, सिंधु नदी के, झेलम नदी के, सुरू नदी के, चेनाब नदी के। तो कारगिल देखिए, इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया जा सकता है, सुरू नदी किनारे स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 43 सी, सुरू नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे आप लोग इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश को देख सकते हैं। इम्फाल की राजधानी है। देखिए 2006 का ये क्वेश्चन पेपर है, तो इस तरह से आज तो इस तरह से देखना मुश्किल हो गया है कि इस तरह से क्वेश्चन आए। तो शुरुआत में सिंपल पेपर आते हैं, हालांकि उस समय उतना सुविधाएं नहीं थी, तो ये भी कठिन थे उस समय। तो इम्फाल की राजधानी, कठिन कहने का मतलब ये ठीक ठाक क्वेश्चन थे। इम्फाल की राजधानी है, भाई किसकी राजधानी है? तो सीधी बात 44 का बताइए आप लोग, मणिपुर, इम्फाल। इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बहुत ही फेमस है, पर क्वेश्चन पूछता है मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच सीमा है। तो 45 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है। अब इस पैराग्राफ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसका सभी पैराग्राफ का क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। रीड द एबव पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के प्रवाह को उत्पन्न करने का कारक है? तो इसको मैं पढ़ चुका हूँ, उसको आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। तो इसके में मांग हो जाएगा 46 का ए। दूसरा है शायद समृद्ध देशों के बीच जिनसों के विनिमय को प्रधान रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभावी मांग, बी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूचना का उत्पन्न होना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? 48। तो सूचना का उत्पन्न होना निम्नलिखित किस पर आधारित है? तो ये है एक प्रणाली में विचार केंद्रों की शक्ति। एक प्रणाली में विचार केंद्रों की शक्ति, बी हो जाएगा, 48 का बी। 49 देख लें, उत्पन्न होने के स्थान से गंतव्य स्थान तक सूचना मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस कारण प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंतव्य स्थान पर आकर्षण, गंतव्य स्थान पर आकर्षण। तो बी हो जाएगा, 49 का बी। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर लिखित पैसेज का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सूचना का प्रवाह, सही आंसर है डी, सूचना का प्रवाह। तो ये हो गया आपका पूरी तरह से कंप्लीट। आप लोग इस पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर दीजिए, बहुत आसानी से दे पाएंगे। शुरुआत में पैसेज भी बहुत ट्रिकी नहीं आते थे, इस पैसेज को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर थोड़ा भी इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।